चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग खूब बढ़िया से समझेंगे। पिछले क्लास में चल रहे थे, 10वां क्लास का पहला लेसन था और यह लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जान के बीच में छोड़ने का मेरा उद्देश्य यही रहता है। देखो, पिछला दिन ही अगर थोड़ा सा और लेते हैं तो खत्म हो जाता, लेकिन जब तक 3 बार नहीं सुनोगे परमानेंट नहीं हो। कहानी है ना, इसको 3 बार एकदम दिमाग में जहां सुना था एकदम धीरे धीरे बैठ जाएगा कि हाँ ये परमानेंट हो। तो जान करके हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 तो कम से कम कर ले। अब फिर एक बार पढ़ लिए तो काम क्लियर। तेजी में अब सुनेंगे। हम लोगों ने देखा कि पहले फ्रांस में एक क्रांति हुई 1789 और इस क्रांति से लोगों ने प्रयास किया कि जो राजा है वो बुर्बो वंश का शासन चल रहा था यहाँ, और बुर्बो वंश के राजा लुई 16वां के समय क्रांति हुई और इन लोगों ने प्रयास किया कि राजा एक संवैधानिक राजतंत्र के अंदर आ जाए, एक संविधान हम लोग बनाए और उसके अधीन राजा काम करे। और इसी के लिए क्रांति मेन चल रही थी। शुरुआत में हुआ भी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे चरण आए जिसमें राजतंत्र को ही खत्म कर दिया गया और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। गणतंत्र जब आगे बढ़ा तो लोगों ने सोचा कि अब क्रांति उद्देश्य को प्राप्त कर ली, लेकिन इस उद्देश्य को और आगे बढ़ाने का काम नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। नेपोलियन बोनापार्ट अब जब फ्रांस ही नहीं, देखते देखते यूरोप के अधिकांश देशों पर कब्जा कर ली। ये क्रांति के उद्देश्य को ही भटका दी। क्रांति था यहाँ के समानता के, अभी जा रहा है ऑस्ट्रिया, जा रहा है इटली, जा रहा है दूसरे दूसरे जगह, और पूरे जगह रूस तक हमला करके रख दिया। और इसी में इसका सोच यही है कि पूरे यूरोप में ही राजतंत्र खत्म करो, पूरे यूरोप में एक समान कानून लगाओ। सारे नागरिक नेपोलियन को सहयोग कर रहे हैं, दूसरे देश के भी, कि आइए आइए मेरे यहाँ भी समान कानून हो जाए तो बड़ा अच्छा है। आप जैसा आदमी सोच रहे हैं, आप हैं दूसरे देश के, लेकिन आइएगा तो हम आपके तरफ से हो जाए। और इसी कारण ही जीतते चला गया। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखे कि जब ये बहुत ज्यादा इधर उधर करना शुरू कर दिया, तब 1815 में नेपोलियन का पतन हो गया। वाटरलू की लड़ाई से नेपोलियन जब खत्म हो गया, तब इस समय सबसे फॉर्म में आया है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग का शासन चल रहा था और मेन इसके राजा थे मेटरनिक। और मेटरनिक ने जब देखा कि इसको हम लोग समाप्त किए, मेन समाप्ति में इसी का रोल था, और इसीलिए ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक ने 1815 में अपनी राजधानी वियना में वियना सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जीते हुए जितने राजा थे उस सब को निमंत्रण देके बुलाया और कहा कि हम लोग फिर से नेपोलियन द्वारा स्थापित व्यवस्था को खत्म करें और फिर से गणतंत्र के स्थान पर पूरे जगह पे हम लोग फिर राजतंत्र को स्थापित करें, जैसे चल रहा था पुराना सिस्टम। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखे वियना सम्मेलन में फिर से बुर्बो वंश को लाया गया। अब लुई 16वां के जगह लुई 18वां शासक, याद आया। इसी समय हम लोग देखे कि इटली के भी कई पार्ट इन लोग छीन ली, कारण ये लड़ाई में बहुत सहयोग नहीं किया था नेपोलियन को हटाने। नेपोलियन इसको 3 भाग में बांटे हुए था, कब्जा रखा था। अब ये कहे कि इसीलिए तुम्हारा इतना क्षेत्र हम ले लिए, तुम केवल इतने क्षेत्र पर रहो। नीचे जान के बुर्बो वंश को दे दिए कि वो भी खुश रहे। और इसी क्रम में हम लोग देखे कि पूरे यूरोप में एक नई व्यवस्थाएं आ गई। कब? 1815। जब तक लुई 18वां रहा इस शांत रहा, लेकिन लुई 18वां के बाद बुर्बो वंश का शासक चार्ल्स दसम पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया और इसके अंदर सोच था राजा वाला रुतबा रहना चाहिए। अब तुम्ही को हम कहें कि मुख्यमंत्री, लेकिन तुमको एकदम मुख्यमंत्री और गांव का व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा कि गार्ड के साथ, वो कह रहा कि साथ एकदम ऐसे ही आओ, नीचे दरी पर हम बैठते हैं तो नीचे बैठ जाओ तब सही है, इधर उधर अगर तुम हाई फाई किया तो विद्रोह कर दे। तो कोई व्यक्ति है तो चलो भाई हो गया, फिर अगला कहेगा कि तो ऐसा मुख्यमंत्री हम काहे बनेंगे, एकदम इन लोग को सही करेंगे, कानून ला दिया। और 25 जुलाई 1830 को इसने 4 अध्यादेश लाया और वो लाते ही इतना फिर हंगामा हो गया कि डर से चार्ल्स दसम इंग्लैंड भागा और 1830 की क्रांति में फ्रांस से बुर्बो वंश समाप्त हो गया। याद आ रहा है सब? और तब यहाँ आर्लिहेंस वंश बना। उसके राजा कौन बनते? लुई फिलिप। उसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। 18 साल कोई ध्यान नहीं दिया, तो अगली क्रांति कब हुई? 1848 की क्रांति। इसलिए 30 से 48 के बीच पूरे फ्रांस में एक नई क्रांति चल रही। और इस क्रांति में अब लोगों ने कहा कि यहाँ कोई राजतंत्र नहीं,
परमानेंट गणतंत्र स्थापित होगा। और यही 1815 से 1848 में 1848 में मेटरनिख ने भी आस्ट्रिया छोड़ दिया, ये भी इंग्लैंड भाग गया। और अब यहां से कई देश में राष्ट्रभक्ति की भावना जो आ रही है, देश के एकीकरण को विवश कर रहा है। और इसी में पिछले दिन शुरू किए थे इटली का एकीकरण। तो आज हम लोग इटली का एकीकरण पूरा कंप्लीट करेंगे, अगले दिन जर्मन एकीकरण, और फिर थोड़ा सा सुनना है, फिर नेक्स्ट डे लेसन खत्म हो जाए। यानी 2 क्लास इसमें और लगेगा। सबसे मेन लेसन है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम दे। कोई भी परीक्षा दोगे तो जिसमें वर्ल्ड है तो इससे क्वेश्चन निश्चित रहेगा, तो इसीलिए इसको खूब बढ़िया से सुनना है कि लगभग आपको एकदम याद हो जाए। इटली की बात आपको हम समझाए थे कि इटली का आकार कैसा है, जूता जैसा, याद है ना सबको। इटली का आकार ये जूता जैसा है। और आप लोग ये जूता जो देख रहे हो ये इटली है। इटली में आपको हम समझाए थे कि यहाँ पे इसका जो क्षेत्र है ये कई भागों में बटा हुआ क्षेत्र है। और ये बटा हुआ क्षेत्र जो हम लोग देख रहे थे, इसी में आपको याद है कि इसका नाम पिडमोंट है। पिडमोंट है, इसका नाम सार्डिनिया है, इसका नाम नीस है, इसका नाम सेवाय है। नीस के बाद क्या हो गया, सेवाय। यहाँ पर हम लोग देखे थे लोम्बार्डी मैदान यहाँ पे है, वेनेसिया है, वेनेसिया, परमा, मोडेना, टस्करी। ये पूरा कौन थे, पोप, ये पोप है। और ये जो देख रहे हो ये है सिसिली और ये है नेपल्स। अब आज के क्लास में पूरा ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद तब हम क्वेश्चन चलेंगे, क्या क्या प्रश्न इसमें पूछा जाता है, और देखेंगे आप कितना ध्यान से सुने हो इस बात को। हम लोगों ने देखा कि जब 1815 का वियना सम्मेलन हुआ तो यहाँ के राजा सोच रहे थे कि मेरा पूरा हो, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ पिडमोंट और सार्डिनिया दिया गया और नीस सेवाय दिया गया, सिर्फ फीता थमाया गया। और इस राजा का नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट वहां के शासक हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो लोम्बार्डी और वेनेसिया है, बगल में ही देश ऑस्ट्रिया है, ये डायरेक्ट अपने कब्जा में लिया, चूंकि लोम्बार्डी सबसे उपजाऊ मैदान था। अपने ही हैवसबर्ग वंश के विभिन्न युवराजों को, परमा, मोडेना, टस्करी, ये अपने 3 युवराजों को दे दी। पोप का मतलब हमने समझाया था कि विश्व के ईसाई धर्म के सबसे हेड गुरु यही। देखिए, इन लोगों में ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में होगा कि एक ही पुस्तक और पुस्तक आधारित धर्म, इनका भी होगा कि एक पुस्तक है बाइबल, और वो कहेंगे यीशु मसीह की हम नहीं लिखे हैं, ईश्वर वाला है, लेखक हम नहीं है। और वो एक बाइबल पोप रखते थे और ये बाइबल के पेज रटवाते थे कि 8वें श्लोक, 8वें अध्याय के 14वां श्लोक याद करो और लोगों को समझाओ कि प्रभु ने ऐसा कहा, और लोगों के दिमाग में भरो कि हम नहीं बोल रहे, भगवान के विचार। लोगों ने पूछा किताब, तो कहे कि किताब भगवान लिखे हैं, तो वो डायरेक्ट किताब, वहां वो सबको दर्शन नहीं होगा, जो बोले समझ लो कि वही अध्याय और श्लोक, किताब सिर्फ यहां। ये बात क्यों समझा रहा है, क्योंकि जब इसी यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आया, गुटेनबर्ग ने जब प्रेस का खोज किया, तो सब लोग कहा कि वही किताब छापिए तो जरा हम लोग भी देखें 18वां अध्याय 14वां श्लोक क्या। उस समय कोई फिजिक्स केमिस्ट्री और एनसीईआरटी नहीं चलता था, तो इसीलिए गुटेनबर्ग अपने प्रेस में पहला कौन किताब छापेगा, बाइबल छापेगा। पूरी डिमांड उसकी पूरी नहीं होगी, इतना ज्यादा डिमांड आएगा बाइबल। धीरे धीरे जब सबके पास बाइबल आएगा तो पादरी लोग मूर्ख बनाना बंद करेंगे। पहले वो जो बोलते थे नहीं भी याद है तो कहते थे 14वां अध्याय 8वां श्लोक ये है, किताबें नहीं है तो तुम मिलागा। अब जब सबके घर में किताब है तो बोलते थे 14वां अध्याय 8वां श्लोक, तो मिलाता था ना, ये वाला नहीं है, इनको नहीं याद है, तो अब तो मुश्किल होगा ना। उसी में प्रोटेस्टेंट चर्च बना। कई लोग ऐसे रहे जो इसको पोप को ही चैलेंज देने लगे, और वही जो हम लोग देखेंगे मार्टिन लूथर की कहानी, इनको चैलेंज दे तो चैलेंज देगा तो उनके फेवरेबल बात करेगा, लोग कहेगा कि भाई हाँ ये गलती है। पोप कहेंगे कि हम भगवान के करीब हैं, हमसे कोई गलती नहीं, और तुम लोग मेरा विरोध किया तो तुम लोग को ईसाई धर्म से हम छांट रहे हैं, तुम लोग नरक जाओगे। उन लोगों ने कहा कि हम आपको छांट रहे हैं
हमारे नया पोप लूथर रहेगा और हम लोग ईसाई ही रहेंगे, डबल पोप तैयार हो जाएंगे। और वही एक ग्रुप जो ये वाला पोप है ये कैथोलिक होंगे, और दूसरा जो होंगे उसको प्रोटेस्ट से वो बना, प्रोटेस्ट माने होता है विरोध, तो इसीलिए उनको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। देखो जब हम कहेंगे प्रोटेस्टेंट तो समझना कि वो प्रोटेस्ट करने वाला, विरोध करने वाला, तो वो यहां नहीं है, वो बाद में बनेगा। और इसी कहानी को क्रीमिया के युद्ध में तुमको समझाए थे, क्रीमिया में अब बात समझ में आया ना, तो उसको दोनों को हम थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिए। तो अब यहां पर समझेंगे, इस जब जिस समय क्रांतियां हो रही थी, 1830 की क्रांति, जनता लोग फॉर्म में है, उस समय आपको याद है कि खुद स्वयं बोलने वाला एक व्यक्ति था कि अगर फ्रांस को सर्दी लगे तो यूरोप छींकता है। कौन बोला था? मेटरनिक। मेटरनिक को लग रहा था कि फ्रांस मेन लीडिंग देश, वहां जो होगा लोग करेंगे। और इसी कारण से यहां पर एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम हम लोग देखे थे, वह नाम था मेजनी। मेजनी की कहानी पिछले क्लास सुन चुके थे, इसलिए फास्ट। मेजनी पहला व्यक्ति है जिसने इटली के एकीकरण की सोच रखा। इसने कहा प्रकृति ने मानव को सबसे मूलभूत चीज कुछ दिया है तो राष्ट्र, और इसीलिए व्यक्ति को राष्ट्र के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। और हमारा ये देश बनावट के अनुसार से, हमारा ये देश लोगों के पूरे रहन सहन बोलचाल भाषा के अनुसार से, ये पूरे ईश्वर ने एक दिया। भगवान कहाँ इसको 2 भाग 3 भाग में बांटे, हम लोग बांटे हैं, यहां से लेके यहां तक एक जैसा है, तो इस पर एक व्यक्ति का शासन, और हमारा देश एक हो, और उसमें राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं हो। मेजनी गणतंत्र का समर्थक है। अब गणतंत्र का समर्थक है तो क्या चार्ल्स से पटरी होगा? चार्ल्स एल्बर्ट राजा है, राजा का बेटा राजा, आई कह रहा कि राजा का बेटा राजा, वोट तो खोजते चलेगा कि कौन है कहां है। इसीलिए बेचारा डायरेक्ट नहीं है, गुप्त संगठन। शुरुआत में गुप्त संगठन बनाया कार्बोनारी, और कार्बोनारी का ही सदस्य रहा। बाद में इसने कुछ जगह विद्रोह किया, निकल के भागना पड़ा। फिर जब बाहर भागा हुआ था तो आपको याद है 1831 में यंग इटली, 33 में यंग यूरोप, 2 पार्टी बनाया। फिर गुप्त संगठन से बार बार आए, अचानक हमला करे, फिर टंगा के भाग जाए। और मेजनी 1848 तक बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः इसको इटली छोड़ना पड़ गया। एकीकरण में कुछ नहीं कर पाया, सोच केवल दिया था, और इसीलिए इसको क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। इसने एकीकरण की भूमिका इसकी बहुत महत्वपूर्ण सिर्फ इसीलिए है कि इसने सोचा। अब मेजनी 48 में इटली छोड़ दिया, क्या एकीकरण कर पाया? नहीं, कुछ नहीं हुआ वहां। अब फिर कहानी हम लोग जो सुने थे, ध्यान से सुनना, क्योंकि अंतिम में हम क्वेश्चन पूछेंगे। चार्ल्स एल्बर्ट मर गए, और चार्ल्स एल्बर्ट के बाद विक्टर इमैनुअल अब शासक बना, और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ये शासक बन रहा है पिडमोंट और सार्डिनिया। ये अब तेज व्यक्ति है। ये अब एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो राजतंत्र को माने और संवैधानिक राजतंत्र की बात करे, कि भाई कानून हम जैसे बनाएंगे राजा वैसे ही चले, राजा का बेटा राजा बने। और उसी में एक व्यक्ति था काउंट काबूर, और पिछले क्लास में काउंट काबूर की बात हम लोग सुने। 1852 में काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल अपना प्रधानमंत्री बनाया। जहां एक और मेजनी गणतंत्र का समर्थक था, वहीं दूसरी ओर काउंट काबूर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक है, कि संविधान के अनुसार राजा को चलना चाहिए, इसीलिए राजा इसको प्रधानमंत्री बनाया। काउंट काबूर और मेजनी में अंतर समझाए थे कि मेजनी आदर्शवादी थे, व्यवहारिक नहीं। वो आइडियल थे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जैसा अभी 2 व्यक्ति कर रहे हैं, एक के पाठक और एक अतुल प्रसाद। व्यवहारिक नहीं है, आइडियल है। ये एकदम 8 बजे से खोलेगा स्कूल, 5 बजे तक बैठे रहो। अरे तो पढ़ाई जबरदस्ती होता है। बच्चा दिन भर खूब खेल रहा है, कूद रहा है, अचानक 2 मिनट के लिए ध्यान दिया तो मालूम चला कि सीख गया। छोटा लड़का क्या है, दिन भर कूदेगा उछलेगा, उतने में इधर इधर इधर, ये है क, तो बस फिर खेलते हुए का वो दिन का सीख गया। अब दिन भर बैठे लो, उछलो मत, एकदम का लिख इधर, भे भे कर रहा है, लिख इधर, कहां से सीखेगा जी? ये टाइम से थोड़े होता।
हाँ, अब उनको बिना तंग किए, अभी का बहाली देख रहे हैं, बीपीएससी निकाल रहा है बहाली, तो ये क्या है, मेजनी वाली बात। ये लो फॉर्म भरो, कल वो एडमिट कार्ड, जा परीक्षा। बड़ा बहाली बहाली कर रहा था, तो लड़का छटपटाल भाग रहा, जी अभी नहीं अभी नहीं। जैसा कर रहा है कि धीरे धीरे कहेगा, बड़का जुलूस निकलेगा कि बहाली बंद करो, 1 साल बाद निकालो। हम लोग अभी तैयारी नहीं की है, तो यही वाला ना होगा। तो ई बहाली का मतलब यही मेजनी आदर्शवादी इतना आइडियल हो गए कि प्रैक्टिकल बात सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमको किस तरह से बच्चों को क्या करना चाहिए। तो यही चीज मेजनी में था, लेकिन हम लोग यही ध्यान दिए कि काउंट काबूर व्यवहारिक ही नहीं, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ, पूरे कूटनीतिज्ञ, और इतना अच्छा कूटनीतिज्ञ कि आप इसकी बात समझे हो कि इसने क्या किया। तो इसने पहले ही समझा कि अगर हम इटली का एकीकरण चाहते हैं तो हमें ऑस्ट्रिया से लड़ना होगा, और हमारी ताकत नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया मजबूत देश है, मेटरनिक लीड कर रहा है, और इसीलिए हमारा यहाँ पे कोई ताकत ऐसा नहीं है। मेटरनिक के बाद की कहानी यद्यपि है, 48 में वो चला गया है, लेकिन अब यहाँ तभी ऑस्ट्रिया तो मजबूत स्थिति में। तो इसने देखा कि सबसे मजबूत स्थिति में कौन है, फ्रांस। वर्ल्ड के पूरे देखभाल सिस्टम कर रहा है, फ्रांस की सेना ही पोप के सुरक्षा में थी, ये भी समझाया। पोप के भी मन में कभी कभी होता था कि हम विश्व के धर्म गुरु हैं, तो पूरा इटली मेरा होना चाहिए, ये भी मन में सोचता था कभी कि भाई हम ही है, तो कोई आए तो कहे कि वाह है इनका एरिया देख ली। तो इनको भी बड़ा मुश्किल हो रहा अब, लेकिन इनके सुरक्षा में फ्रांस की सेना है। अब इसी चीज का इंतजार ही कर रहा था काउंट काबूर की कैसे फ्रांस से दोस्ती हो, लेकिन इतना बड़ा देश है कि बेचारा कोई चिट्ठी खबर दे, कोई पूछ ही नहीं। लेकिन उसी बीच इसका भाग्य जग गया। 1853-54 में एक लड़ाई हुई, क्रीमिया का युद्ध, और क्रीमिया के युद्ध के बारे में हम समझाए थे, कैसे तुर्की में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च था और किस प्रकार का विवाद। जब क्रीमिया की लड़ाई शुरू हुई तो फ्रांस रूस के साथ भिड़ गए। लगभग लोग जान रहे थे कि फ्रांस जीतेगा, इसीलिए इसका पूरा फायदा उठाया काउंट काबूर, बिना मांगे सेना भेज दिया, चिट्ठी भेज दिया कि हम आपके साथ हैं, और जरूरत है तो भेजेंगे, आप हमको अच्छे से नहीं जानते लेकिन मैं आपका मित्र हूं। और फ्रांस का हेड नेपोलियन तृतीय बड़ा प्रसन्न हुआ कि मित्रता इसी को कहते हैं, हम जानते भी नहीं थे, देखो संकट में भेज दी। और जब वो लड़ाई जीता तो इसने काउंट काबूर को फ्रांस बुलाया, और काउंट काबूर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बताया कि मेरा दिक्कत नहीं है, यूरोप की दिक्कत। और देखिए हमको ये समस्या है, पूरा फोटो सेशन नेपोलियन तृतीय के साथ लेके पूरे उत्साह और जोश से लौटा। ये भी आश्वासन दे दिया कि कभी दिक्कत होगा हम भी मदद करेंगे जैसे आपने किया था। बस ये काफी था। उसके बाद तो काउंट काबूर जब इच्छा करे तो इधर गोली चलवा दे, क्या आओ मारो, दिखाते हैं तुमको क्या है, तुम मारेगा केवल तो समझा देंगे। लेकिन इसका व्यक्ति मर भी रहा है तो ऑस्ट्रिया कुछ नहीं कर रहा कि नहीं 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 भीड़ों में कनेक्शन बहुत अर्थिंग हाई हो गया, हाई अर्थिंग में तो हमला नहीं करेगा। लेकिन कितना दिन बर्दाश्त करेगा। 1859 में अंततः इसने हमला कर दिया, बहुत ज्यादा तंग कर रहा। और जैसे ही हमला किया इसने फ्रांस को तुरंत कहा कि देखिए देखिए हमको भी मार रहा, फ्रांस काम है। फ्रांस की सेना जब आई पूरा लोम्बार्डी खाली, पूरा धीरे धीरे वेनेसिया खाली हो जाता। उसी बीच ऑस्ट्रिया जाके पैर हाथ नेपोलियन तृतीय को धर रहा है कि जी हम लोग में कहां लड़ाई था, ये लड़वा दे रहा है, हम लोग तो एक रहिए, जो बोलिए आप ही वही करेंगे। अब ये जब बात बोला तो फ्रांस भी देख रहा है कि सब तरफ दोस्ती रहे, अच्छी बात है। तो फ्रांस इनको भी बुलाया कि ऐसा करो लोम्बार्डी ले लो तुम, लेकिन वेनेसिया छोड़ भी दो, इसको ये रहेगा। अब ये कह रहा है, इसी के बल पर ही उछल रहा, तो कहा ठीक है सर छोड़ देते हैं। लेकिन ये तीनों वो डायरेक्ट नहीं है, तो कहिए आप खाली कहिए हम लपेट देते हैं, बड़ा एरिया हिस्सा मेरा आ जाएगा। और उसने कहा कि ठीक है, उसमें लोगों का राय देख लेना, जनमत संग्रह कर लेना, अगर वोट तुम्हारे तरफ है तो खींच लो उसको। और वोट कौन नहीं देगा। और इसीलिए 1859-60 होते होते ये पूरा हिस्सा, यहाँ लोम्बार्डी, परमा, मोडेना, टस्करी, पिडमॉन्ट, सार्डिनिया, ये पूरे एक हो गए और इतने के राजा बन गए कौन, काउंट काबूर।
इटली के एकीकरण का लगभग काम पूरा हो गया। ये प्रधानमंत्री है और ये राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल। इस समय अभी यहाँ पे कौन चल रहा है? पोप। बेचारे की बहुत अंदर से दुख है, भगवान के करीब थे, माफी प्रमाण पत्र भी बनवाते थे, लेकिन तकलीफ है कि हम सोचे थे कि मेरा होगा, लेकिन ये तो उसका हो गया। दिक्कत में है, दुख में। लेकिन इनकी सुरक्षा में कौन है? फ्रांस। वो फ्रांस ही तो सब करवाया। इसी समय पूरी बहुत पहले से कहानी मेजनी से ही चल रही थी और वह व्यक्ति का नाम था गैरीबाल्डी। अब कहानी का प्रसंग सारे बच्चे को बढ़िया से सुनना है, क्योंकि अब यहीं से क्वेश्चन का पाठ चलेगा। गैरीबाल्डी जो देख रहे हो, इसका जन्म इसी नीस में, और फ्रांस को सहयोग के बदले नीस जब दिया गया तो बाद में स्वयं कह रहा है कि मेरा जन्म स्थान को विदेश को दे दिया, तो हम ही परदेसी हो गए। अब ये एक नाविक है, नाव चलाने वाला, लेकिन बड़ा इनर्जेटिक व्यक्ति, इतने इनर्जेटिक कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। गैरीबाल्डी मेजनी के टाइम में ही, इस समय चूंकि वहीं इसका जन्म है, मेजनी का आना जाना उठना बैठना इसके साथ। मेजनी ने जब यंग इटली पार्टी बनाया, ये भी ज्वाइनिंग मारा है। विद्रोह मेजनी किया, ये भी विद्रोह किया। जब हंगामा हुआ तो खाली मेजनी नहीं भागा, गैरीबाल्डी भी दक्षिण अमेरिका भाग गए। ये भी भागा था, क्योंकि उस समय एकदम ये लोग गणतंत्र वाले जो लोग थे, उनको तो खोजते चल रहा था चार्ल्स सेल्बर्ट। तो डर से मेजनी भी भागा, ये भी दक्षिण अमेरिका भाग गए। 48 के बाद जब चार्ल्स सेल्बर्ट खत्म हुआ, तभी जब देखने लगे कि वाह, विक्टर इमैनुअल बड़ा अच्छा काम किया है, काउंट काबूर अब एक करने का प्रयास कर रहे हैं, तब वहीं से चिट्ठी पत्री भेजा, राजा अच्छा काम कर रहा है, राजतंत्र होना चाहिए, हम इसका समर्थक है। शुरू में मेजनी तरफ था गणतंत्र, लेकिन देखा कि वहां आना है तो इसको तो वाह वाह करना ना होगा। और जब राजतंत्र की बात कर रहा है कि संवैधानिक राजतंत्र, तो ये भी कहा कि तब ठीक है, वैसा आदमी तो हम खोज रहे। अब ये इतना फॉर्म में है कि कह रहा है कि इतना तो हो ही गया, तो ये नीचे और ये सब क्यों नहीं, पूरे इटली एक हो, एक जैसा बनावट है। और इसने 1000 व्यक्तियों का एक पार्टी बनाया, सबको लाल कुर्ता पहनाया। रेड शर्ट का मतलब एक पार्टी, और रेड शर्ट इसके पार्टी है लाल कुर्ती। भारत में भी तुम देखोगे ऐसे ही लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खां करेंगे, बात समझो। तो उसके पहले ही कर चुके हैं। रेड शर्ट पहन के 1000 व्यक्तियों का दल चल दिया सिसिली और नेपल्स में, दक्षिण। और यहाँ बुर्बो वंश के सिपाही थे, और बुर्बो वंश से लोग तंग थे 1815 से। इन लोग के अंदर भी उमंग था कि हमारे जैसा रहने वाले लोग किसी तरह हम लोग एक हो। और 1000 टीम इतना सपोर्ट किया लोग गैरीबाल्डी को, गांव के गांव उठ के डाठी डंडा सब लेके थाना पे हमला। थाना में जितना लोग है सभी लोग कह रहा है कि मारेंगे नहीं, हथियार सब दे दो, और कोई बात नहीं, निकलो यहां से, थाना हम लोग का। सारा हथियार ऐसा ऐसा 25-30 थाना ले लिए, तो अब कहीं हमला करें तो हथियार के साथ, और जितना थाना में हथियार है उससे ज्यादा लेके यही लोग हमला कर रहा। देखते देखते यहां से पूरा बुर्बो वंश भाग चला, और पूरा जब भाग चला तो ये पूरा क्षेत्र जीत करके इन्होंने विक्टर इमैनुअल को बुलाया कि ये पूरा क्षेत्र देखिए हम जीते। विक्टर इमैनुअल कहा बिना सेना के, अरे मेजनी तो था जो जैसे कर रहा था वो बेचारा को नहीं हुआ, काउंट काबूर तो फ्रांस के दिमाग लगाया, तुम ओरिजिनल वीर हो, तुम ओरिजिनल ताकत हो, बिना सेना कुछ नहीं, अपने सहयोगी और गांव वाला से पूरा तुम खाली करवा दिया। तो इतना खुश था विक्टर इमैनुअल 1861 में कि उसने कहा कि नीचे जो दक्षिण इटली है, सिसिली प्रांत, इसका प्रधानमंत्री तुम होगे और उत्तर का प्रधानमंत्री काउंट काबूर हो। इतना खुश है विक्टर इमैनुअल। गैरीबाल्डी ने क्या कहा कि जी फिर तो वही हो जाएगा, ऊपर का प्रधानमंत्री नीचे का प्रधानमंत्री, तो इटली 2 हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि पूरे इटली का एक प्रधानमंत्री हो और वो काउंट काबूर हो। हम प्रधानमंत्री बनने के लिए सब नहीं किए हैं, देश को एक करने के लिए किए। ऐसा त्याग करने वाला कोई नेता सुना? ये कभी सुना तुम? जो इस तरह का त्याग सोच रहा हो, जो स्वयं जीत करके पूरा लिखा, और स्वयं इतना जीतने के बाद और वो राजा प्रधानमंत्री बना रहा है।
और वो व्यक्ति कह रहा है कि जी प्रधानमंत्री हम बनेंगे तो फिर 2 इटली हो जाएगा, मैं 1 इटली चाहता हूं और प्रधानमंत्री वही रहेंगे। हम प्रधानमंत्री के लिए नहीं किए, मैं नाव चलाने वाला हूं, इसको धर लीजिए एक साथ, चले नाव चलाने। और इतना ही नहीं, अभी नाव नहीं चला रहा है, अभी 61 में जब वो दे दिया तब फिर सब लोग को चार्ज कर रहा है कि बस खाली ई बच रहा है भाई, अगर इसको मार दे तो पूरा एकदम क्लियर, अंतिम में वेनेसिया को समझा जाए। जब पूरा सेना के साथ 61 में चढ़ाई की योजना बनाया तो इस समय काउंट काबूर गैरिबाल्डी को समझाता है कि गलती से भी मत सोचो, इसका सुरक्षा में कौन है? फ्रांस। और इस पे हमला का मतलब है डायरेक्ट फ्रांस से उलझना। और अगर इस समय फ्रांस का यहां बुर्बो वंश, और उस समय फ्रांस में अब वंश खत्म है, वो नेपोलियन 3rd राजा है, वो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र वाला। नहीं समझा बात जी? नीचे बुर्बो वंश है तो बुर्बो वंश पुराना वाला, उसको नेपोलियन 3 तो कह रहा कि ठीक है पिट रहा, अच्छा ही कर रहा। वो कहा उस वंश का? बुर्बो वंश तो कब का 1830 की क्रांति में ही खत्म हो चुका है। इसीलिए तो कहानी तुमको सीरीज चला रहे थे कि सीरीज एकदम ध्यान से समझो। इसीलिए नीचे का बुर्बो वंश पिटा रहा है तो इसको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अभी इसकी सेना है और इस समय गैरिबाल्डी इतना फॉर्म में है कि हमला करेंगे। इसको समझा रहा है कौन काबूर की नहीं, गलती भी मत करना, अगर हमला करोगे तो ये फिर दोनों मिल करके पहले लोमार्डी छीन लेगा, फिर ये सब छीन लेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा समझाया तो गैरिबाल्डी एकदम अफसोस करके रह गया और फिर नाव चलाने चल दिया। चलो छोड़ो, एक हो जाए, दोनों को एक किया है। उसी बीच 1862 में काउंट काबूर की अचानक मृत्यु हो गई, तो काउंट काबूर मर गए। अब राजा विक्टर इमैनुअल बुलाते हैं गैरिबाल्डी को कि आइए आप ही प्रधानमंत्री रही। ये कहा ना फिर लोग कहेगा लोभ के लिए किया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, अब सब आप ही संभालिए, प्रधानमंत्री क्या जरूरत है, आप ही चलाइए। और सोच लो, इतना त्याग करने के कारण भारत के प्रमुख व्यक्ति लाला लाजपत राय ने जब किताब लिखी तो गैरिबाल्डी को स्थान दी। इसीलिए तुमको क्वेश्चन आएगा, लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में इटली के किस एकीकरण करने वाले पर उन्होंने किताब लिखी, और उसमें चॉइस में देगा गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर। लड़का को लगेगा कि ये वाला मारे कि वो वाला मारे। तो सोच लो, इन्होंने पुस्तक इसीलिए लिखा कि आज के नेता सोचते हैं बस कुर्सी मेरा मिला रहना चाहिए, बाकी कोई कहीं जाए। बात समझ लीजिए, इसमें बाकी यहां देख लो, ये त्याग है कि कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, विचार इंपॉर्टेंट है, जो हम चाह रहे हैं वो हो जाना चाहिए। देख रहा कैसा कंडीशन है। आज के नेता लोग चमगादड़ बन गए। चमगादड़ समझते हो? जानवर और पक्षी में लड़ाई हुई, जानवर गाय भैंस हाथी एक तरफ और पक्षी सारे एक तरफ। तो जानवर और पक्षी में जब लड़ाई हुई तो लड़ाई के समय चमगादड़ से पूछा गया किधर, तो चमगादड़ पहले ही देखा उधर की बड़ा बड़ा हाथी भैंस गाय, देखा इधर कौन कौआ, ये सब ये हार जाएगा। और चमगादड़ कहा कि सुनो भाई, हम उड़ते जरूर हैं लेकिन पक्षी नहीं है, मैं स्तनधारी हूं, बच्चे को दूध पिलाता हूं, इसलिए मुझे जानवर की श्रेणी में रखो, हम इधर से उधर चला गया। लड़ाई जब शुरू हुई तो चमगादड़ के सोच से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि अब सारे चिड़िया पक्षी उड़ के ऊपर से ही मारे ऐसा लोल हाथी पर कि बेचारा कुछ समझ में नहीं आया। वो तो सोच रहा था कि इधर जीतेगा। लड़ाई जैसी शुरू हुआ, पक्षी ऐसा ऊपर से मारने लगा कि जानवर कुछ कर नहीं पा रहा था। 20-25 मिनट के बाद लगने लगा कि जानवर हारे। अचानक चमगादड़ कहा, मैं पक्षी हूं, हम भी उड़ सकते हैं, हम इधर से रहेंगे। पार्टी बदल लिया, वही चमगादड़ नेता हो गए। कौन किधर है पता ही नहीं चलता। और राजनीति इसी को कहते हैं, राजनीति एक खेल है जिसको राजनेता खेलते हैं और मूर्ख लड़ते हैं उसके लिए। ये लाइन समझो, कई लोग व्हाट्सएप पर लड़ित रह रहा है तो वो मूर्ख है, नेता लोग उसको खेल रहे हैं। जो एकदम कल तक एकदम ऐसे वैसे हुई है और इधर लड़का वो हमारा ऐसे बोले हैं, हम ऐसे ऐसे ऐसे, मालूम चला कर बेटा के ब्याह में सबसे पहले गिफ्ट देवे गए हैं, ये दोनों अपने में लड़ा हुआ। खेलने वाला उसको खेल रहा है, मूर्ख लोग उस पर लड़ रहा है। तो ये उससे सीख ही लो कि कौन कब कहां मिल जाएगा ठिकाना नहीं है। हम उसके लिए स्टैंड बाई मुद्रा में रहें, ज्यादा फॉर्म में रहेंगे तो जिसको फॉर्म में है कब कहां मिलेगा ठिकाना नहीं।
ये तो बात समझ में आया ना तुमको, तो ई सीखना है। तो चलिए अब यहाँ पे बात हम लोग चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब समझिए, गैरीबाल्डी। अब तुमसे पूछा जाएगा कि सब में सबसे त्यागी कौन रहा? गैरीबाल्डी। अब यह कहानी है 1862 में काउंट काबूर मर गया। क्या इटली एकीकरण पूरा हुआ? नहीं हुआ, एकीकरण पूरा नहीं हुआ। अभी बचा हुआ कौन? वेनेसिया और पोप। अब कहानी का प्रसंग 2 मिनट बस बढ़िया से सुनना है। 2 मिनट कहानी के प्रसंग पर आप ध्यान दे दोगे तो बस क्लियर। अब यहां पर क्या कंडीशन है, 1862 में अकेले अब विक्टर इमैनुअल इतना को संभाल रहा है, इधर भी नीचे भी। यहाँ पोप है तो इज्जत कर रहा है फ्रांस के डर से, इधर ऑस्ट्रिया है, डर से भीड़ नहीं रहा कि कब हमला होगा, छोड़ दो जैसे है चला। उसी बीच आगे जब तुम पढ़ोगे अगले दिन, तो ऑस्ट्रिया के ही बगल में यहां पर एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, और जर्मनी भी फॉर्म में आएगा कि हम भी एक करें, और एक करने के लिए इसको ऑस्ट्रिया से भिड़ना पड़ा। और 1866 में इसने ऑस्ट्रिया पर ही हमला कर दी। जब ऑस्ट्रिया पर हमला हुआ तो ऑस्ट्रिया हमला को बचाने के लिए वेनेसिया से सब सेना बुला लिया कि आओ हमला हो रहा है, इधर रहो, उसको छोड़ो। जैसे ही 66 में वो जर्मन से लड़ा, वैसे ही विक्टर इमैनुअल कहा कि अच्छा मौका, सेना भेजो, खींच लो पूरा इसको। इधर देखो लड़ाई है ई दोनों में, अब फायदा उठा लिया विक्टर इमैनुअल। जैसे ही जर्मन और ऑस्ट्रिया लड़ा 66 में, उसको लपेट दिया, कहा कि यह अब पूरा यहां तक हो गया। अब है पोप, लेकिन पोप को नहीं छू सकते। कौन है? फ्रांस। जर्मन जब एक हो रहा था तो उसी समय 1870 में जर्मन और फ्रांस भिड़ गए। अब जब फ्रांस भिड़ गया तो फ्रांस अब जर्मन से हारने पे आ जाएगा। आगे देखोगे बहुत बड़ा टर्निंग है तुम्हारे हिस्ट्री में। 1870 के बाद जर्मन छींकेगा, जर्मन को सर्दी होगा तो यूरोप छींकेगा। 70 के पहले फ्रांस को सर्दी होगा तो यूरोप छींकेगा। ताकत बदलते जा रही, और ये 70 का डेट तुम्हारे जीवन में एकदम हमेशा दिमाग में सेट रखना है। 1870 में जैसे ही जर्मन ने फ्रांस पे हमला किया, फ्रांस को लगा कि तो हार रहे हैं। तब जब हार रहा है तो पोप को संभालेगा कि सेना बुलाएगा? सेना बुलाएगा। अब सारा सेना जो पोप के सुरक्षा में था, कहा जल्दी आओ इधर, हमको लड़ना है इधर से। सेना जैसे ही बुलाया, विक्टर इमैनुअल पोप पर हमला करना शुरू कर रहा। पोप देख रहा है कि हम पिटा जाएंगे, धर्म गुरु हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर के करीब हैं, ऐसा ना हो कि हमको मारे। तो इसीलिए पोप आहिस्ते से क्या किए, एक छोटा सा किला था उसी में अपने आप को शिफ्ट कर ली। उस किला का नाम वेटिकन सिटी, बहुत छोटा एक जगह किला, और कहे वेटिकन सिटी। ये भी विक्टर इमैनुअल कहे कि हम आपको मारेंगे सर, आप भगवान के मेन आशीर्वाद आपको, हमको मेन चाहिए था रोम, और आप कब्जा किए हुए थे, और इसीलिए हम रोम में रहेंगे, और बाकी आप कोई बात नहीं, आप एकदम विश्व के गुरु हैं, चुपचाप वही छोटका किला में वेटिकन सिटी में रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, और हम आपको अलग देश घोषित करते हैं, और विश्व का सबसे छोटा देश ही वेटिकन सिटी होगी, जहां खाली पोप रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए। और इसीलिए क्वेश्चन आएगा, विश्व में ऐसा कौन देश है जहां महिला नहीं है? अब कोई लड़का सोचता महिला नहीं है तो देश कैसे हो जाएगा, कई लोग ये भी सोचता कि महिला नहीं है तो देश कैसे हो। कौन ऐसा विश्व में देश है जहां शादी विवाह नहीं होते हैं? अरे जब महिला नहीं है तो शादी विवाह कहां से हो? इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी में सिर्फ पोप रहते हैं। क्या सर पोप कंटिन्यू नहीं, एक पोप मरते हैं तो विश्व के सभी ईसाई कैथोलिक चर्च के लोग नया पोप फिर चुनते हैं, फिर वहां सिर्फ पोप और उनके बॉडीगार्ड्स। जनसंख्या है ही नहीं वहां, जो लोग जाएंगे सिर्फ पोप है और उनके सिक्योरिटी में पुरुष है बस, बाकी महिलाएं जा सकती है, सिर्फ आशीर्वाद लीजिए और निकलिए। वहां घर नहीं बनाना है किसी, वहां सिर्फ पोप है, तो जनसंख्या कहां से? अब माने बॉडीगार्ड्स लोग, उनके गार्ड्स लोग की संख्या, बाकी ये नहीं कि कोई कहीं से फिर उसको बढ़ना है और घटना है, जब होगा तो उतना ही है जो उनके सुरक्षा के लिए बात। तो ये चीज अब देखिए, इटली एकीकरण पूरा हुआ। अब क्वेश्चन पूछना, कहानी तो सुना ना बढ़िया से,
अब जो लोग कहानी पर ध्यान दे दिया तो उसको क्वेश्चन आए। चलो खड़ा हो। पहला क्वेश्चन तुम्ही से शुरू हुआ। उद्घाटन शुरू पूरा टेढ़ किया तो तुम समझना, पहला एकदम ठीक चलना चाहिए। सुनेंगे अब, बाकी कोई लोग नहीं बोलना। इस बार मद निषेध वाले दरोगा में क्वेश्चन ये आया था और देखना है आंसर कर पाते कि नहीं। क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण को अंतिम रूप से पूरा करने का कार्य किया। कोई नहीं बोलना, क्वेश्चन इनके लिए है। इटली के एकीकरण को अंतिम रूप से पूरा करने का कार्य किया। चॉइस है मेजनी, चॉइस बी गैरिबाल्डी, सी कॉन्ट काबोर और डी विक्टर इमैनुअल। कोई नहीं बोलेगा, ई सोच के बोलो कौन है? विक्टर इमैनुअल। क्या सही है? बढ़ ESI का क्वेश्चन था। अब जो लड़का कहानी सुने हुए है तो तुमको लगता है कि गलती होगा, जैसे ही कहेगा तो कहेगा कि हाँ एकदम ठीक है, लेकिन देखो अभी जस्ट गलती कराएंगे। खड़ा हो, बोलो। तुमको क्वेश्चन का आंसर देना है और वो आपको आंसर देना है कि इटली ने वेनेशिया को कब अपने साम्राज्य में मिलाया। कोई नहीं बोलेगा। इटली ने वेनेशिया को कब अपने साम्राज्य में मिलाया? चॉइस है 1860, बी 1866, सी 1870 और डी 1875। कोई नहीं बोलेगा। कहानी सुनाए थे सत्यनारायण स्वामी वाला, सुनेगा तो खत्म है। ध्यान दिया है तो हो जाएगा। इटली ने वेनेशिया को कब अपने साम्राज्य में मिलाया? 1866। 70 वाले कितने लोग हो? हाथ उठाओ। 70 वाले। 70? अरे नालायक, 70 में तो पोप वाला न छीना था जी। बैठ जाओ। यहाँ अभी भी डेट लिखा हुआ है रे मूर्ख। वो तुम लोग यही वाला देख लिया था। इन लोग भी कम तेज नहीं है। इन लोग यही देख लिया, कहा कि हाँ 66, इन्हें देख लिया तो 70। तो फ्रांस वाला ना 70 था और इधर हमला हुआ था 66। इस लड़ाई का नाम है सेडोवा का युद्ध, इस लड़ाई का नाम है सेडोन का युद्ध। तो सेडोवा और सेडोन भी धीरे धीरे जोड़े। अभी तुमको सिर्फ चाहिए कि एकदम कंप्लीट रूप से इसके बेसिक सिस्टम सही रहे। तो पहले ये बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं सब? अब एकदम लग रहा है कि इटली एकीकरण से कोई क्वेश्चन आ गया तो बना देंगे, ऐसा लग रहा है ना? लेकिन फिर 5 को देंगे तो भट्ठा बैठेगा। ध्यान थोड़ा भी कम दिया है तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन देगा, इटली एकीकरण करने वाले निम्नलिखित में किसका जन्म इटली में नहीं था? मेजनी, कॉन्ट काबोर, गैरिबाल्डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलो। मेजनी। मेजनी का जन्म स्विट्जरलैंड में था। तो इस पिछले दिन समझाए थे हम, हर बात जो बोले थे उसी से क्वेश्चन आ रहा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय नेता गैरिबाल्डी के त्याग का वर्णन किए हैं? ओ, लाला लाजपत राय। एनसीईआरटी में खास इनाम दिए हुए। तो ये सब एकदम सीधा क्वेश्चन बने। परीक्षा में अब दोगे ना तो लगेगा कि जी एकदम आनंद आ गया। हल्का पूछा था, हल्का नहीं पूछा, तुम जान गया तो हल्का हो, और नहीं तो वही क्वेश्चन में बहुत लोग छटपटाते निकलेगा कि बहुत घुमा दिया। तो अब सुन लीजिए, आज इटली किए, कल पूरे जर्मन एक करेंगे, परसों इलेक्शन का काम खत्म, टेस्ट के साथ खत्म कर लेंगे। समझ में आ रहा है सबको ना? चलिए, तो कल हम लोग जर्मन एकीकरण चले। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर। यही स्पीड खाली बना रहे और हम इसीलिए, कई बच्चा कहता है खत्म, हम खत्म के फेर में नहीं है, समझाने के फेर में। और समझाने के फेर में जब बैच पढ़ा देंगे ना मिजाज से, तो जिंदगी भर के लिए नाम लोगे कि हाँ सर ने बहुत अच्छा पाया। और खाली खत्म वाला कहोगे, दबाव दोगे तो खत्म तो करिए देंगे, लेकिन फिर तुम्ही को दिक्कत हो जाएगा। 9th का क्वेश्चन करेंगे, यूट्यूब पर होगा। चलिए, धन्यवाद। अच्छा पाते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर पर जो ऐप डाउनलोड किए हैं उसमें आप लोग 5 स्टार दे करके, और उस पर आप अपना कमेंट्स भी जरूर लिख देंगे। वहां कभी कभी को लोग पढ़े तो उनको सुविधा रहे।